जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस समय हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो दो लोग मिलकर छात्र और एक कहें तो समाज सेवी कहें या कुछ भी कह सकते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही थी। लेकिन अब छात्रों ने सरकार का हाथ छोड़ दिया है और लगता है कि अब वो खुद अपनी नई पार्टी बनाकर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। बांग्लादेश में छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। ये वही स्टूडेंट हैं जिनकी बगावत ने बीते अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी और इस बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी हिला दी। तो क्या आधे साल के भीतर ही देश एक बार फिर राजनीतिक भूचाल से गुजरने वाला है? पिछले साल अगस्त में छात्रों के आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किए जाने के बाद जब ये आंदोलन बढ़ता गया तो प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई और उसी के बाद जाके ये आंदोलन थमा। देश की बागडोर कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार के हाथ में आ गई है। उम्मीद थी कि इस बीच चुनाव होंगे और नई लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी, लेकिन भीतर कुछ और ही खदबदाता दिखाई दे रहा है। सरकार गिराने वाले छात्र राजनीतिक दल बना लिए हैं। अगर वे राजनीतिक जमीन पर जमे तो ढाका के साथ नई दिल्ली के रिश्ते भी फिर से नए मोड़ ले सकते हैं, क्योंकि उन छात्रों के साथ भारतीय राजनीति मेल नहीं खाती है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वही छात्र संगठन है जिसने राजनीतिक बदलाव में सबसे अहम रोल अदा किया। नाहिद इस्लाम इस पार्टी के प्रमुख थे। हसीना सरकार के गिरने के बाद वे अंतरिम सरकार का हिस्सा बन गया था। हाल ही में उसने इस्तीफा दे दिया और एक नई राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी एनसीपी बनाने की घोषणा किया। ये भारत वाली एनसीपी नहीं है, भारत में ऑलरेडी भी एनसीपी चल रही है। ये वहाँ की बांग्लादेश की एनसीपी है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी। उनका दावा है कि वे ढाका को आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकालने की कोशिश में हैं। इस बदलाव के साथ साथ वे एक नारा भी दे रहे हैं। उस नारे की अगर हम बात करें तो उनका नया नारा ये है कि नए बांग्लादेश की तरफ उनका नारा जा रहा है, यानी कि वो एक नए बांग्लादेश का नारा दे रहे हैं। उनका दावा है कि वे ढाका को आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकालने की कोशिश में हैं। ये सब तब तक है जबकि देश में सत्ता में फिलहाल कोई भी बड़ी पार्टी नहीं है। यहाँ तक कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी जन आंदोलन के नेता रहे हैं और किसी दल से अलग से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में ये सब लगे हुए हैं। इसे समझने के लिए साल 2024 में आपको जाना पड़ेगा। जुलाई में वहाँ स्टूडेंट ने रिजर्वेशन खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। अब रिजर्वेशन कैसा था, क्या नहीं था, ये आप डिटेल में पहले के लेक्चर्स में सुन चुके होंगे। थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ करें तो रिजर्वेशन वो है कि जो लोग वहाँ जब बांग्लादेश बन रहा था या बांग्लादेश की मांग की जा रही थी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, तब जो लोग जिनके परिवार के लोगों ने इसमें आंदोलन में रहे या उससे जुड़े हुए रहे, उन लोगों को सरकारी नौकरियों में एक बड़ा हिस्सा मिलता है। इसी के विरोध में जैसे हमारे भारत में लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे और वही आंदोलन शुरू होता है। वे आरोप लगा रहे थे कि हसीना सरकार और उनकी पार्टी अवामी लीग अपने लोगों को सरकारी नौकरियां दे रही हैं। कुछ ही दिनों में प्रोटेस्टर्स और सरकार के समर्थकों के बीच टकराव में भारी हिंसा हुई और कई लोगों की मौतें हो गई। आंदोलन इसके बाद और भड़का, यहाँ तक कि 5 अगस्त को हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। इसके बाद केयर टेकर सरकार आ गई जिसे यूनुस लीड कर रहे थे। आपको बता दें कि इन सब के बीच वहाँ के हिंदुओं के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हिंदुओं की अस्मिता को लूटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यूनुस के दौर में बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हैं। उनके सामने कई मुश्किलें हैं। एक तो वे जनता के चुने हुए नेता नहीं, दूसरा वे सीधे सीधे किसी राजनीतिक दल के हिस्सा नहीं, तीसरा उन्हें ऐसे वक्त पर जिम्मा मिला जब देश एक साथ कई फ्रंट पर कमज़ोर है, चाहे वो राजनीतिक हालात हों या आर्थिक। यूनुस के आते ही देश से माइनॉरिटी पर हिंसा की खबरें आने लगी हैं। माइनॉरिटी यानी कि बांग्लादेश में एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ पे माइनॉरिटी हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं, सिख हैं, जिसे लेकर इंटरनेशनल स्तर पर उनकी साख लगातार गिरती हुई गई है। सत्ता में आने के 6 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। नहीं चुनाव की घोषणा हुई जो कि संविधान के अनुसार 3 महीनों के भीतर हो जानी थी। स्टूडेंट्स अपनी पार्टी लेकर आएंगे
इसके कयास तो पहले से लग रहे थे, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। वैसे एक अनुमान ये भी है कि खुद यूनुस ने नई पार्टी को चुपके से सपोर्ट किया हो, ताकि बाद में वे भी इसका हिस्सा बन सकें। कई बार ये बात उठी कि 3 महीनों के भीतर होने वाले चुनाव को 7 महीने तक रोकने की यही वजह रही होगी। हसीना के साथ ही अवामी लीग कमज़ोर पड़ चुकी है। लीग के कई और नेता भी देश से चले गए हैं, वहीं कई नेता जेल में डाल दिए गए। दूसरा प्रमुख दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP है, वो भी कमज़ोर पड़ा हुआ है। उसके नेता खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन जा चुके हैं। इसे एक तरह से स्वनिर्वासन ही माना जा रहा है। पार्टी के कुछ नेता देश में हैं और वक्त बेवक्त कुछ न कुछ हलचल भी कर रहे हैं, लेकिन ये समंदर में मछली के मूवमेंट से ज़्यादा नहीं है। इस बीच देश में जनरल इलेक्शन की बात चल रही है। अनुमान है कि इस बार लगभग 2 दशक पुराना फार्मूला जिंदा हो सकता है, जिसे -2 पैटर्न कहा गया था। साल 2007 में बांग्लादेश की राजनीति में इन्हीं 2 बड़े दलों को हटाकर सैन्य शासन लाने पर काम चला था। इसके तहत दल नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस बीच दोनों दलों के समर्थक सड़क पर उतर आए, यहाँ तक कि ढाका के रवैये की आलोचना इंटरनेशनल मंच पर भी होने लगी थी। इसके बाद ही नेताओं की रिहाई हो सकी थी। अब फिर 2 दशक पुराना हाल दिख रहा है। दोनों बड़े दल गायब हैं। फ़र्क बस इतना है कि सैन्य शासन के बजाय एक नई पार्टी तैयार हो गई है, जो स्टूडेंट की है। ये भी हो सकता है कि नई पार्टी ढाका की 2 दलीय व्यवस्था को तोड़ दे और तीसरी राजनीतिक ताकत बन जाए। छोटे दल जो अक्सर बड़ी पार्टियों को अपना सपोर्ट देते रहे हैं, वे भी आंदोलन से जन्मे दल से जुड़ सकते हैं। इससे ढाका में एक और बार राजनीतिक हलचल दिखेगी, लेकिन ये नए चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है, जिसमें राजनीतिक में कंपटीशन भी है और देश का विकास भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वही संगठन है जिसकी वजह से तख्तापलट हुआ। ये सबको ध्यान में रखना होगा। यह ढाका के लिए भले ही विकास पर काम करे, लेकिन भारत के लिए ये हर हाल में जहर उगलता रहा है और आगे भी उगलता रहेगा। सेठ का आरोप था कि भारत के सहयोग से ही हसीना सरकार सत्ता में रही, जबकि जनता उसे नहीं चाहती थी। भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF और बांग्लादेशी नागरिकों के बीच अक्सर तनाव की खबरें भी आती रहती हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि भारतीय सुरक्षा बल उनके लोगों के साथ गलत व्यवहार करता रहा है। सेठ न केवल विवादित बयान दे रहा है, बल्कि उन सारे कट्टर संगठनों से भी जुड़ा दिखाई देता है जो भारत के विरोध में लगातार कार्य पहले से करते आ रहे हैं, जो भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि ढाका के साथ हमारे रिश्ते एक बार फिर बहुत ज़्यादा तीखे हो जाएं और फिर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जल्दी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। तो बांग्लादेश की राजनीति में इन्हीं बड़े बदलावों की ओर इशारा जा रहा है कि एक नई राजनीतिक पार्टी आएगी, और जिस प्रकार से बड़ी पार्टियां वहां पे निष्क्रिय तौर पर पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके लीडर्स ही उस देश में नहीं हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर ये एक तरह से संवैधानिक रूप से सरकार में आना चाहते हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से सरकार में आएंगे तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा विवाद ये है कि बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भारत में आ चुके हैं और बड़ी तादाद में हैं, जिन पर आप देखेंगे NRC जैसी रिपोर्ट्स लगाई जाती हैं और भविष्य में उन्हें भारत से भेजा जाएगा। और हमने कल के लेक्चर में यही बताया था कि अमेरिका ने जब अमेरिका में घुसपैठी भारतीय थे हज़ारों की संख्या में, उन्हें जब हथकड़ियाँ बांध कर रस्सी से बांध कर भारत भेजा गया था, तो भारत ने खुलकर उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत भी भविष्य में लाखों लोगों को भारत से भगाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि भारत की सुरक्षा और भारत के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो सकता है कि कोई भी आके भारत में घुस जाए और यहाँ का नागरिक बनने लगे। और यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ भी उन जैसे लोगों का समर्थन भी करती हैं सिर्फ वोट के लिए। जैसे आप देखेंगे असम में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस खुलकर उनका सपोर्ट करती है। खैर, इसी के चलते इन सब बहुत सारे कारण थे कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं को बांग्लादेश शरण दे रहा है और इसके समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करना जारी रखेगा। गुटेरेस ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब वो 13 से 16 मार्च के बीच बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले थे, और उस बीच जब उन्होंने ये बातें कही तो इसके कई मायने निकाले गए। 25 फरवरी को प्रोफेसर यूनुस को लिखे पत्र में गुटेरेस ने कहा था कि बांग्लादेश और बाकी क्षेत्र पर रोहिंग्या संकट के प्रभाव, साथ ही म्यांमार में रखाइन में बिगड़ती मानवीय स्थिति को लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की चिंताओं से वो सहमत हैं। गुटेरेस ने अपने पत्र में लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र म्यांमार के लिए अपने विशेष दूत के जरिए क्षेत्रीय हितधारकों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ
जो आसियान है और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ताकि म्यांमार संकट का राजनीतिक समाधान निकाला जा सके। इसमें रोहिंग्याओं की रखाइन प्रांत में वापसी को भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर मैनेजर से अनुरोध किया है कि वे बांग्लादेश और म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की टीमों को बताएं कि कैसे वो रखाइन में मानवीय सहायता पहुंचा सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भी सम्मेलन की बात की गई है। पत्र में गुटेरेस ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की बात भी कही थी, जिससे दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो गया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन रोहिंग्या और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए समाधान निकालने में योगदान देने का एक मौका होगा। गुटेरेस ने कहा कि सम्मेलन के लिए अन्य देशों से परामर्श लिया जा चुका है और अभी उनकी सहमति का इंतजार है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR के अनुसार बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। रोहिंग्या एक जातीय अल्पसंख्यक है जिन्हें म्यांमार में नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। रोहिंग्या दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जिनका अपना कोई देश नहीं है। UNHCR के अनुसार रोहिंग्याओं में से अधिकांश 2017 में उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन से म्यांमार से भारत बांग्लादेश आए थे और इन्हें भारत भी निकालने की फिराक में पड़ा हुआ है और भविष्य में इन पर बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को आपको मिल सकती हैं। उम्मीद है कि बांग्लादेश के नए हालात अभी तक आपको समझ में आए होंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।